नमस्कार मित्रों। मैं सबसे पहले आज अपने विचार साझा करने के लिए मुझे जो अवसर दिया उसके लिए मैं विद्यालय के प्राचार्य, हिंदी विभाग के सभी प्राध्यापक, विशेष रूप से प्रोफेसर प्रदीप सरवदे और इस वेबिनार में सहभागिता कर रहे सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। और जैसा हम लोग पर जानते हैं कि इस वेबिनार का विषय है 20वीं सदी के साहित्य में अल्पसंख्यक स्वर। तो मैं इसके तहत 20वीं सदी के हिंदी कथा साहित्य में दलित स्वर इस विषय पर बात करना चाहूँगा। मित्रों, 20वीं सदी में हिंदी में काफ़ी कुछ लिखा गया है कथा साहित्य में। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे रचनाकारों ने लिखी हैं। और यहाँ पर हमारा जो चर्चा मैं कर रहा हूँ तो उसमें केवल दलित लेखकों की, दलित रचनाकारों की नहीं, दलित गैर दलित कोई भी है जिसने लिखा है, सब पर हम चर्चा करना चाहते हैं। तो हम देखना यह है कि जो हिंदी का जो कथा साहित्य है 20वीं सदी का, वहाँ से कहानी किस रूप में, किस किस तरह से वो परिवर्तित होती जा रही है, उसकी चेतना में क्या बदलाव होता चला जा रहा है। उसके पात्र शुरू में जो दलित पात्र हैं वो प्रारंभिक कहानियों में किस तरह के हैं और 20वीं सदी के अंत तक आते आते वो पात्र कितने मुखर होकर के खुद को अभिव्यक्त करने लगते हैं। जो पात्र जो प्रेमचंद की कहानियों तक, प्रेमचंद की कहानियों में जो बहुत ही दबे दबे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, उस तरह के पात्र 20वीं सदी के अंत तक आते आते वे दलित पात्र मुखरता से अपने शोषण का प्रतिकार करने लगते हैं। तो ये जो एक बदलाव का जो हम कथा साहित्य में देखते हैं, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हम अपनी चर्चा को यदि मैं प्रेमचंद से ही शुरू करूं, क्योंकि प्रेमचंद हमारे यहाँ हिंदी कथा साहित्य के सम्राट माने जाते हैं और उनकी कुछ कहानियाँ जो बहुत ही संवेदनशील कहानियाँ और बड़ी मानक कहानियाँ वो मानी जाती हैं दलित संवेदनाओं को लेकर के, दलित प्रश्नों को लेकर के। हम वहीं से यदि अपनी शुरुआत करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रेमचंद जी ने कई कहानियाँ लिखी, जैसे कि दूध का दाम है, सदगति है, कफन है, और इसके अलावा ठाकुर का कुआं है, पूस की रात है और मंत्र भी है। तो ये ऐसी कहानियाँ हैं कि जो दलित केंद्रित हैं, जिनमें किसी न किसी रूप में दलित जीवन की कोई ना कोई त्रासदी, कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई प्रश्न या समस्या उसमें उठाई गई है। और ये कहानी हमको संवेदित करती हैं, हमको उद्वेलित भी करती हैं और हमारे मस्तिष्क को कहीं ना कहीं हमें सोचने के लिए पाठक को एक विवश भी करती हैं, बातें भी करती हैं, संवेदनशील पाठक को। तो इनमें हम देखते हैं कि प्रेमचंद जी की कहानियों में कहानी बहुत संवेदनशील है। जो कहानी में बिंदु आ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो दलित पात्र हैं वो खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, वो चुप हैं, शोषण को चुपचाप सह रहे हैं, वो प्रतिकार नहीं कर रहे। उनकी पक्षधरता में या तो लेखक बोलता है, कथाकार, और या फिर दूसरे जो पात्र कहीं हैं वो उनके माध्यम से कोई बात आती है। लेकिन ये एक सच है कि जो शोषक है, उत्पीड़क है, उसका चेहरा सामने आता है और बहुत स्पष्टता के सामने आता है। और मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है।
कि उत्पीड़क का एक चेहरा सामने ला देना ईमानदारी के साथ में। तो प्रेमचंद की इन कहानियों में हम देखते हैं, चाहे वो ठाकुर का कुआं है जिसमें वो गंगी है, उसका पति मर रहा है बीमार बिल्कुल, और सब स्वच्छ पानी नहीं चाहिए उसको, और साफ पानी देने के लिए वो रात के अंधेरे में जब सो रहे हैं तो कहाँ जाए, तो क्योंकि तो ठाकुर के कुएं पे जाती है, और जैसे ही वो अंदर डालती है अपना लोटा, उसमें पानी में आवाज़ आती है झपकी, और ठाकुर की आवाज़ जैसी आती है कौन है, वो वहीं पर उसे छोड़ करके और भाग आती है, और बाद में आके देखती है तो उसका पति वहाँ मर जाता है। ये जो कहानी, तो इसमें वो कहीं कोई प्रतिकार नहीं हो पा रहा, यानी कि पानी तक के लिए जहाँ दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, पानी तक, साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल सकता, ये दलितों की स्थिति है। और साफ पानी के लिए यदि कहीं जा भी जाएं तो उसका ये कह नहीं सकते हम हैं, हम पानी ले रहे हैं। ये उस तरह के समाज की, उस समय की ये स्थिति थी। इसी तरह की कहानी, इसी तरह की चीज़ हम उनकी सदगति कहानी में देखते हैं कि वो एक चिट्ठी जो आई है उसे पढ़वाने के लिए वो पंडित जी के एक जाता है, और वो उसे दिन भर चिट्ठी पढ़ने से पहले उसे दिन भर अपनी लकड़ियाँ उससे कुल्हाड़ी से कटवाते हैं, काम करवाते हैं। वो थक के भूखा प्यासा होके मर जाता है, और फिर उसको वो रस्सी में पैर से घसीट करके और उसे गांव के बाहर फेंकाते हैं। ये उसकी सदगति हो जाती है। तो यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न सामने आता है कि दलितों के शोषण का, उत्पीड़न का सबसे बड़ा कारण उनकी अशिक्षा रही है, और अशिक्षा उनकी रही है। इसका अशिक्षा होने का कारण है हमारे यहाँ की समाज व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जिसके कारण दलित अनटचेबल रहे, अस्पृश्य रहे, और अस्पृश्य होने के कारण उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया। उनको स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो अशिक्षित होने के कारण केवल एक चिट्ठी तक वो नहीं पढ़ सकते, उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है, उसके लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, और उसके लिए किस तरह का शोषण और उत्पीड़न के वो शिकार होते हैं ये कहानी बताती है। लेकिन वो व्यक्ति शोषण का शिकार होता है, मर भी जाता है, लेकिन अपना उसका प्रतिकार नहीं कर पाता, कुछ कह नहीं पाता। इसी तरह की दूसरी कहानी में भी ये सब चीज़ें आती हैं। और उसके बाद में जो और भी उस थोड़ा सा आगे जब हम बढ़ते हैं, जो कहानियाँ आती हैं, जैसे मान लिया फणीश्वरनाथ रेणु जी की कुछ कहानियाँ हैं, शिव प्रसाद सिंह की कुछ कहानियाँ हैं, उसी तरह की उन्होंने भी कुछ दलित पात्रों को लेकर कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन उनमें भी वो दलित पात्र उस तरह से मुखर रूप में कहीं नहीं कह पाते। यहाँ तक कि जो बाद में आकर के जब हम देखते हैं तो जैसे हम देखें कि उदय प्रकाश की कहानी टेपचू, ये शायद 1985 के आसपास में ये कहानी है, मतलब 80 के दौर में ही मैंने कहीं वो कहानी मैंने पढ़ी थी। तो उसमें वो जो टेपचू है उसका भी बहुत शोषण होता है, बहुत कई तरह से दबाने की कोशिश की जाती है टेपचू को, लेकिन वो मुखरता से तो नहीं बोलता, लेकिन वो टूटता नहीं है। ये बदलाव इतना आ जाता है प्रेमचंद से लेकर के उदय प्रकाश तक आकर के, कि वो पात्र बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं और चुपचाप सह देते हैं, लेकिन टेपचू बहुत सशक्त होकर के प्रतिकार नहीं करता, लेकिन वो अन्याय को सहता भी नहीं है। वो अन्याय बार बार वो खड़ा हो जाता है, बार बार, तो उसका एक तरह का ये प्रतिकार, एक मूक प्रतिकार वो करता है। और इसी तरह का प्रतिकार यदि हम देखें तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की एक कहानी है, खाल खींचने वाले। उसमें भी एक चमार व्यक्ति, जैसे कि ठाकुर का एक बैल मर गया तो उसे, वो बुखार में है चमार, वो जो व्यक्ति है वो दलित, और उसे कहते हैं उसे बैल को यहाँ से ले जाओ। अब वो नहीं खींच पाता, बुखार, कमज़ोर है शरीर, क्या करे। तो वो अपने 8-10 साल के जो बेटा, उसके 6-7-8 साल का जो लड़का उसका है, उसे अपने साथ ले जाता है। मन में कहीं लालच भी रहता है, इसलिए किसी और दूसरे व्यक्ति को नहीं लेता कि उस तरह जवान बैल मरा है, इसकी खाल थोड़े से अच्छे पैसे की बिक जाएगी, मैं बेचूंगा तो मेरे घर में अच्छा कुछ दिन के लिए अनाज रोटी का, खाने पीने का एक साधन हो जाएगा। तो लेकिन वो बहुत मशक्क़त करके उसको खींच करके जंगल तक ले जाता है, उसकी खाल निकालता है, और फिर उस खाल को अपने सिर पर रख करके कई मील दूर जा कर के एक कस्बे में जा कर के वहाँ जो ये खाल का व्यापारी होता है उसके वहाँ ले जाता है। और खाल का वो व्यापारी उस खाल को उतरवा करके अपने गोडाउन में भिजवा देता है,
और उस व्यक्ति को बेचारे को दिन अपने काम में और लगा लेता है, वो अपने मजदूरों के साथ में काम करता है। और शाम को जब दिन छिप जाता है, सब लोग जाने लगते हैं, वहाँ का दुकान बंद, उसका गोदाम बंद हो जाता है, दुकान बंद करके जाने लगता है, तो वो कहता है साहब मेरे पैसे। कहा किस बात के पैसे? कि साहब मेरी खाल में लाया था ये। कहा अच्छा वो सोच कर के ये जाता है कि ये खाल है तो काफ़ी अच्छी कीमत की, लेकिन मरे से मरा 35-40 रुपये तो मुझे मिल ही जाएंगे। इससे कितना ही भी मरे से मरा कोई होगा, इससे कम तो पैसे मुझे नहीं मिलेंगे। और उस 35-40 रुपये को लेकर के बहुत तरह की गणनाएं वो करता है अपना, कि मुझे इतने मेरा अनाज आ जाएगा, दाल आ जाएगी, आटा आ जाएगा, ये आ जाएगा, नमक आ जाएगा, तेल आ जाएगा, कितने दिन का हमारा गुजारा हो जाएगा, ये पूरी गणना करता है। लेकिन वो आदमी, वो जो व्यापारी है, दुकानदार है, वो उसके हाथ में 5 रुपये थमाता है, जबकि दिन भर काम भी कराता है और उसकी उस महंगी करीब 50-60 रुपये की जो खाल समझता है, उसके बदले में केवल उसे 5 रुपये। अब लेकिन वो 5 रुपये लेकर के वो कुछ कह नहीं पाता, लेकिन उसकी जो मुट्ठी है, इसमें 5 रुपये उसके हाथ में है, उसकी मुट्ठी बंद हो जाती है। तो ये मुट्ठी का बंद होना, ये प्रतिकार है। को मुँह से नहीं बोल रहा है, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उसका शरीर की भाषा है, वो वहाँ से बोल रहा है, उसकी वो मुट्ठी बोल रही है। और मुट्ठी के साथ साथ निश्चित रूप से उसके चेहरे पर भी कोई भाव आ रहे होंगे, अंदर खदबदा रहा है। ये खदबदाहट यहाँ पे थोड़ी सी ये आके हमको उन कहानियों में दिखाई दी जाती है। इसी तरह की कहानी हम देखें तो रमणिका गुप्ता की एक कहानी है, बहू जुठाई। उस कहानी एक हमारे यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश और हिंदी पट्टी में, और दूसरे जगह का मुझे उतनी जानकारी नहीं है, हिंदी पट्टी की जानकारी है कि एक ऐसी परंपरा रही है कि जो दलित समाज की में यदि किसी दलित की शादी होती थी, उसके घर में को जो नवविवाहिता आती थी, तो वो पहली रात ठाकुर के साथ गुजारती थी और वो झूठी कर देता था। जुठाई होती थी एक रस्म, और उसके बदले में उसको थोड़ा बहुत एक आधा कपड़ा या थोड़ा बहुत कुछ चीज़ दे दी जाती थी, और उसके बाद में फिर वो जाकर के वो अपने पति के साथ रहती थी। तो ये जो एक घृणित परंपरा, ये तो अपमानजनक परंपरा, एक बड़ी सामंतवादी परंपरा, इस पे उस कहानी में जो नायक है वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी ठाकुर के यहाँ जाए, लेकिन ठाकुर के घर पर सब तैयारियां हो रही हैं। ठाकुर चाहता है कि वो आए, नहीं आती है तो अपने घर से वो भिजवाता है, सूचना भिजवाता है उसके घर पे, कभी तक तुम्हारी बहू आई क्यों नहीं वहाँ पर, ये परंपरा कैसे चलेगी। लेकिन बाद में चूँकि वो प्रतिकार करता है, वो तैयार नहीं है, तो वहाँ के दूसरे समुदाय के, शायद यादव हैं वहाँ के कुछ लोग, उनके साथ जुड़ता है और वो लोग फिर उसका प्रतिकार करते हैं कि नहीं, ये नहीं जाएगी, उसके पक्ष में वो खड़े होते हैं और ये परंपरा का वहाँ अंत होता है। तो ये प्रतिकार शोषण का ये जो अपना अभिव्यक्ति है, वहाँ से वो स्वर आने लगता है, प्रतिकार का एक स्वर। बाद में इसी विषय को लेकर के एक और कहानी आती है, लेकिन वो 20वीं सदी के शायद नहीं, वो 21वीं सदी में शायद प्रवेश कर जाती है वो कहानी। वो उमेश कुमार सिंह की कहानी है कि ये क्या है, आधी रात का अंत या ऐसे ही कुछ कहानी का नाम मेरे याद नहीं आ रहा है। खैर, तो उस कहानी में ये होता है कि वो किसी का सहारा नहीं लेता है, और वो जो व्यक्ति है जिसकी पत्नी आती है शादी करके, तो वो उस कहानी पहली रात का अंत शायद ये है उस कहानी का शीर्षक। तो वो खुद स्त्री वेश में वो खुद ठाकुर के हवेली पे जाता है, और वहाँ जाकर के वो जैसे ही ठाकुर उसका वो बताता है, वो गंडा सा लेके जाता है और वहाँ से ठाकुर को मार देता है। ये वो कहानी, वो प्रतिकार उस रूप में, यानी कि शोषण का, अन्याय का, जो जुल्म और ज़्यादतियाँ जो उनके साथ अलग अलग तरह से अलग अलग रूपों में होती हैं, उनका प्रतिकार का स्वर धीरे धीरे आकर के वो मुखर होने लगता है। और ये होता है तब विशेष रूप से स्वाधीनता के बाद और देश में संविधान लागू होने के बाद, जब कानून का शासन हो जाता है। और कानून का शासन होने के साथ ही होता है, और उसमें जो संविधान में जो एक जो मौलिक अधिकार
जो प्रत्येक नागरिक को मिलते हैं, उनमें शिक्षा का अधिकार भी सबको मिलता है। और जो दलित भी शिक्षित होने लगते हैं, शिक्षित होने के साथ साथ में वो नौकरियों में भी आने लगते हैं कहीं कहीं, और शिक्षा के साथ साथ में जागरूकता आने लगती है। और वो जागरूकता इस रूप में आती है कि जो लोग नौकरी करते हैं, शहरों में महानगरों में रहते हैं, उनके गांव से संबंध होते हैं, और वो जो कुछ देखते हैं, जो बदलाव होता, वो बदलाव की जो जो चेतना है वो उनके द्वारा वो गांवों तक जाती है। और वो कि हमें कैसे शोषण का प्रतिकार हमें करना चाहिए, हमको सहना नहीं चाहिए। और इसमें हम ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी भूमिका, क्योंकि उस समय ये बाबा साहेब अम्बेडकर का बहुत बड़ा प्रभाव मिलता है, क्योंकि वो कहते थे कि अन्याय को सहना अन्याय को बढ़ावा देना है। इसलिए अन्याय को हम समाप्त करना चाहते हैं तो हमें उसका प्रतिकार करना होगा। अन्याय से मुक्त होना चाहते हैं, उसका प्रतिकार करना होगा। और यदि हम प्रतिकार नहीं करते हैं, सहते हैं, तो हम अन्याय को बढ़ावा देते हैं। तो ये उसका बहुत बड़ा प्रभाव है कि लोगों ने, दलितों ने अन्याय का प्रतिकार करना शुरू किया, ताकि अन्याय से मुक्त हो सकें, शोषण से, दमन से मुक्त हो सकें। तो ये उसकी कहानियों की ये एक मैं समझता हूँ हिंदी की कथा का ये एक विक्रम है। और यहाँ के आने के बाद में फिर जो कहानियाँ जो आने लगती हैं, है ना, तो वो कहानी फिर आती है। तो फिर दलित लेखक जब कहानी लिखते हैं तो उन कहानियों में एक जो दलित पात्र हैं वो खुद अपने आप को अभिव्यक्त करने लगते हैं। जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है, उनकी एक कहानी है 25 चौका 150, बहुत चर्चित कहानी है। और वो कहानी किस तरह से वही शिक्षा पे जुड़ रही है कि अशिक्षा के कारण कितना बड़ा उनका शोषण होता रहा है, कितने तरीकों से शोषण होता है। कि गांव के चौधरी से एक दलित व्यक्ति उधार लेता है पैसे, और उस पर वो जो ब्याज और वो सब लगाता है, लेता रहता है। और जब वो चुकाने भी जाता है तो उसे वो गिनती बताता है कि भी तुमने, उसने कहा मैंने 25 रुपये दिए, 25 के इतना इसका इतना ब्याज हो गया, इतना ब्याज हो गया, और ब्याज करके उसको पहाड़ा बताता है कि 25 चौका 150। जबकि वो समझता है कि 25 करके मैंने वो 4 बार दे दिए तो पैसा खत्म हो गया, लेकिन वो कहता है कि नहीं, 25 चौका 150 होता है। और वो आदमी मान लेता है चौधरी की बात को। उसमें तक चौधरी सही कह रहा है, चौधरी पढ़ा लिखा आदमी है, उसने पैसा दिया है। लेकिन उसका जो बेटा है सुदीप, छोटा सा है, वो पढ़ता है, वो पहाड़े जानता है। और वो जब घर में बात होती है तो वो कहता है कि नहीं पिताजी, 25 चौका 100 होता है, 150 नहीं होता। तो कहता कि नहीं, तू गलत कह रहा है, चौधरी झूठ नहीं बोल सकता। तो वो कहता है कि नहीं, तब वो पहाड़ा बताता है, समझाता है उसको, और उसको रख करके कि 25 यानी कि 25 चौका 100, 150 नहीं होता। तब उसको समझ में आता है हाँ, ये चौधरी ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया, कितना बड़ा झूठ जो चौधरी बोलता है। तो तब उसकी जो कहानी है उसके मुंह से उस समय पे एक जो निकलता है, जो कहते हैं आह निकलती है, जो उसके लिए एक तरह की दर्द भरी। और वो फिर ये कहता है कि चौधरी से उसका विश्वास तो टूटता ही है, कि जिससे विश्वास करता था इतना ज़्यादा, और उसके मुंह से निकलता है कि तेरे कीड़े पड़ेंगे चौधरी, कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। दलित यही कहता, कमज़ोर आदमी यही कहता है, वो बद्दुआएं देता है, वो गालियाँ देता है मन से। इसलिए वो यही कह रहा है चौधरी तेरे कीड़े पड़ेंगे, कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। तेने जो इतना झूठ किया, इतना धोखा किया, इतना अविश्वास दिया, और जितना शोषण किया इस तरह का। तो ये कहानी में प्रतिकार कर रहा है वो अपनेपन से, कि उसने कहा तेरे कीड़े पड़ेंगे। ये उसके मुंह के अपने शब्द हैं। यहाँ से एक स्वर ये एक तरह से शुरू होने लगते हैं चीज़ें का। इसी तरह से हम देखते हैं कि उसी दौर में एक 1964 के आसपास दयानंद बटोही जी की एक कहानी सुरंग प्रकाशित हुई थी। और उस कहानी में ये बताया गया एक दलित युवक वो शोध करना चाहता है, लेकिन जो वहाँ के जो प्राध्यापक हैं, अध्यापक हैं, उनके जो प्रोफेसर हैं, जो भी है, वो ब्राह्मण हैं या और उच्च वर्णीय हैं। वो कोई ना कोई अड़चन डाल करके उसके शोध को बाधित करते हैं, और वो चाहते हैं कि शोध ना कर पाए, क्योंकि वो शोध करेगा तो कल को वो डिग्री लेने के बाद में वो कल को वहाँ पे प्रोफेसर बनने के लिए भी दावा पेश करेगा, वो आ सकता है। और जबकि शिक्षा का जो मंदिर से कहा जाता है, शिक्षा के मंदिर हैं स्कूल कॉलेजों को, कि विद्या के मंदिर हैं, और मंदिर एक पवित्र जगह होती है, तो विद्या के मंदिर को वो अपवित्र कर सकते हैं आकर के।
वहाँ पे उनकी घुसपैठ हो सकती है आकर के, और उस घुसपैठ को वो रोकना, जो उनका एक छत्र राज्य, जो साम्राज्य फैला हुआ है, उस साम्राज्य में वो दलितों का हस्तक्षेप नहीं चाहते, उनका प्रवेश बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए उसको बहुत बाधित करते उसे। एक तो ये जो कहानी बता दी कि एक सुरंग है, एक अंधेरी सुरंग है दलितों के लिए शिक्षा प्राप्त करना, शोध करना एक अंधेरी सुरंग है, उससे निकलना इतना आसान नहीं होता। और ये चीज़ उस 1964 में मैं कह रहा हूँ वो कहानी प्रकाशित हुई, और ये उस चीज़ को हम आज भी देखते हैं। हमने कुछ साल पहले रोहित वेमुला के रूप में देखा, हमने उसी दौर में कई विश्वविद्यालयों की घटनाएं सामने आई, बीच में आती रहती हैं कि बहुत सारे दलित पात्र जो शोध कर रहे हैं, उनके शोध को बाधित किया जाता है उनके गाइड या प्रोफेसरों द्वारा, कई तरह से उनको उत्पीड़ित किया जाता है। उनके शुरुआती दौर में उनके शोध कार्य में उनको मदद नहीं की जाती, उनको, और फिर बाद में टाला जाता है, और जब समय बहुत कम रह जाता है फिर वो जो भी कुछ करके लाते हैं उसको नकार दिया जाता है, और कि बेकार है, रद्दी है। इसमें कई बार उनका विभिन्न तरह से शोषण किया जाता, कई बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आज भी वो जो सुरंग है, वो सुरंग आज भी काम करती है। और इस विषय को लेकर के बाद में, हालांकि जो इसी शोध को लेकर के बाद में शिवराज सिंह बेचैन की भी एक कहानी आई थी, वो 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी वो कहानी, वो शोध शीर्षक से कहानी है। और उसमें ये होता है, एक दलित छात्रा है जो शोध करती है, लेकिन उसका जो गाइड है वो उसके साथ वही शोषण करता है, दबाव बनाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है, और वो गर्भवती हो जाती है। और जो शोध, जो थीसिस आनी चाहिए थी, लिखित नहीं चाहिए थी, थीसिस के बजाय उसकी हाथ में एक बच्चा आ जाता है, ये शोध उसका होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो वो 1964 में वो बहुत प्रतिकार नहीं कर रहा था छात्र, लेकिन उसने एक नग्न सच को, एक नंगे यथार्थ को बटोही जी की उस कहानी ने चित्र अभिव्यक्त किया था। लेकिन अब जो बाद में आकर के जो पात्र हैं, वो अपने आप को वो अभिव्यक्त करने लगते। शिक्षा से जुड़ी एक और कहानी 20वीं सदी की ही अंतिम दशक की, ये कुसुम वियोगी की एक कहानी है, और वह पढ़ गई। उसमें क्या है कि जो एक सफाई कर्मी, एक स्त्री, उसके साथ उसकी छोटी बच्ची, बेटी आती है मेला उठाने के लिए, लेकिन वो लड़की पढ़ना चाहती है, वो चाहती है कि मैं ये काम ना करूं, लेकिन उसकी माँ लाती है, मजबूरी में लाना पड़ता है। तो जो कथा नायक है वो उसको प्रेरित करता है पढ़ने के लिए, उसकी माँ को भी प्रेरित कहता है, समझाता है कि बेटी को पढ़ाओ। वो पढ़ाते हैं, वो बेटी पढ़ती है, और पढ़ने के बाद में फिर एक दिन वो सरकारी नौकरी लग जाती है। तो ये उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। तो ये शिक्षा को लेकर के हिंदी कथा साहित्य में जो दलित केंद्रित कहानियाँ हैं, उनमें शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर है। और यहाँ मैं उल्लेख थोड़ा सा एक विषयांतर न माना जाए, एक दिल्ली विश्वविद्यालय में 60-70 के दशक में एक रशियन विभाग में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, एवी एसावलोव। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, एंड ऑफ लाइफ। उस उपन्यास को उन्होंने केंद्रित किया कि उनके घर में, जो तीमारपुर के में या वहीं पे पास, दिल्ली विश्वविद्यालय के पास वो रहा करते थे, उस जगह पर, तो वहाँ उनके घर एक सफाई कर्मी, एक लड़की आती थी सफाई करने के लिए। तो वो उसको उन्होंने वो चूँकि बाहर थे, वो रशियन थे, तो वो यहाँ अनटचेबल, छुआछूत, वो अस्पृश्यता नहीं मानते थे, तो वो उसको चाय पिलाते थे। तो चाय के लिए वो अपना अलग कप रखती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने कहा कि उस कप नहीं, उसको अलग कप की जरूरत नहीं है, तुम इसी कप में हो। फिर वो बाहर के बजाय फिर अंदर जहाँ वो अपना बैठते थे वहाँ बैठा के चाय पिला देते। कई बार वो भूखी प्यासी आती थी, अपने फ्रिज में से निकाल के नाश्ते में खाने के लिए दे दिया करते थे उसे, ये सब कुछ चीज़ें। फिर उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, और पढ़ने के लिए प्रेरित करते ये कि बाद में उन्होंने भाई कहाँ पढ़ेगी, कैसे करेगी, उसके पास, वो कहती मेरे पास समय नहीं है, घर में ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो अपने पास बिठा करके ही उसको पढ़ाने लगते थे।
उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उन्होंने ABCD या जो भी कुछ वहाँ से शुरुआत किया उन्होंने, और पढ़ा करके पहली दूसरी तीसरी कक्षा की किताबें उनको पढ़वाई। धीरे धीरे उसकी रुचि जागृत हुई। लेकिन उसके पास भी लड़की की समस्या, उसके परिवार की समस्या, कई तरह के दबाव होते थे। तो उन परिवारों की वो आर्थिक मदद भी करते थे जब जब जरूरत पड़ जाती थी। उसका परिवार जल्दी ही उस लड़की की शादी कर देता है। शादी करने के बाद लेकिन फिर भी चूंकि वो लड़की वहाँ पे रहती है यहीं पर ही, तो आती रहती है, उसकी मदद करते हैं हर तरह से, मतलब कुल मिलाकर के। और अंत में ये होता है कि जब वो अंत में उनका समय आता है, उनकी पत्नी उनको छोड़ के चली जाती है, वो सोच करके उन्हें लगता है कि ये तो इसके साथ में कुछ इनका अवैध संबंध है, जो भी कुछ इस तरह सोच करके, लेकिन वो इससे विचलित नहीं होते और वो उसे बिल्कुल अपने पढ़ाते हैं, पढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करते हैं। और अंत में वो फिर जब उनका समय आता है, वो अपनी जो वसीयत लिखते हैं उसमें से सारा कुछ 1 लाख रुपया वो उस लड़की के नाम बैंक में जमा करते हैं, और उसके नाम करके और उसको ये कहते हैं कि ये पैसा इसका है, यानी एक तरह का फिक्स डिपॉजिट। लेकिन वो कह रहे हैं कि पैसे को तभी निकाल सकती है जब ये 12वीं कक्षा पास कर लेगी। ये शिक्षा का चीज़, ये महत्व को दर्शाने वाला वो उपन्यास एंड ऑफ ए लाइफ। खैर, तो अब मैं अपने यहाँ पे अपने इस पे मूल विषय पर आ रहा हूँ। तो ये शिक्षा एक बहुत बड़ा एक बिंदु या रहा है, और शिक्षा के कारण और भी बहुत तरह की चीज़ें रही हैं कि जिनमें कि लोगों में चूँकि चेतना नहीं है, तो वो कई तरह से उनको बहका दिया जाता है और उनको कई तरह गुमराह कर दिया जाता है। इसी तरह की एक कहानी गुमराह करने की आज को हम देखते हैं, सूरजपाल चौहान की एक कहानी है साजिश। उस कहानी में ये कि जो दलित पात्र है, कथानायक है, वो बैंक से लोन लेना चाहता है, और लोन लेना चाहता है वो टेम्पो खरीदने के लिए, कि वो टेम्पो खरीदेंगे और उससे थोड़ा सा अपना एक सम्मानजनक ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन जब जाते हैं तो बैंक का मैनेजर ये देख करके दलित हैं और ये तो इसका पैसे के व्यक्ति हैं, तो वो उन्हें कहता है कि तुम इसके लिए नहीं, तुम सुअर फार्म खोलने के लिए लोन ले लो, और उसे कई तरह से तर्क दे करके कन्विंस करता है उसको। आखिर वो जो कथानायक है वो लगभग मान जाता है कि चलो ठीक है, हमें लोन है, लोन दे रहे हैं, हम वो नहीं टेम्पो नहीं लेंगे, हम अपना पिगरी फार्म या सुअर फार्म खोल लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन उसकी पत्नी जागरूक है, वो समझती है कि ये बैंक मैनेजर हमको किस रूप में देख रहा है, और हम यदि सुअर फार्म खोलते हैं तो हम तो फिर भी वहाँ के वही रहे जिस ज़िंदगी में आज हैं, जबकि हम बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं, हम उससे अलग ज़िंदगी चाहते हैं। वो अड़ जाती है, कह रही कि नहीं, हमें टेम्पो के लिए ही ऋण चाहिए, हम टेम्पो के लिए ऋण देने के लिए आए हैं, सुअर फार्म के लिए नहीं। उसकी जिद के सामने जब वो अड़ जाती है और बैंक मैनेजर उसको नहीं समझा पाता, तो अंत में बैंक मैनेजर को टेम्पो के लिए ही ऋण देना पड़ता है। तो ये साजिश की जाती है दलितों के साथ अलग अलग तरीके से, उनको कैसे कि वहीं धकेलने की, उसी व्यवस्था में उनको आगे बढ़ने से रोकने की ये जो साजिश है, ये उसका एक बड़ा बहुत अच्छी तरह से बहुत ये पर्दाफाश ये कहानी कर देती है। तो ये एक स्वर है कि जो अपने कहते हैं एक सम्मान का, एक स्वाभिमान का एक स्वर, जिसमें कि वो उस साजिशों को समझ रहा है और साजिशों का वो उसके समझ करके उसका प्रतिकार कर रहा है। ये इस तरह की कहानियाँ इस बैंक ऋण से संबंधित थी। एक कहानी सत्य प्रकाश की भी है, और वो कहानी है नीलामी शीर्षक उसका है। और इस नीलामी कहानी में होता यह है कि एक दलित व्यक्ति एक भैंस खरीदने के लिए बैंक से ऋण लेता है, और वो ऋण चुका नहीं पाता और भैंस मर जाती है। होता ऋण इसलिए लेता है कि भैंस को पालेगा, घास खोदेगा, खिलाएगा, उसका दूध बेचेगा, उसमें से अपना गुजारा करेगा और बैंक का पैसा चुका देगा, लेकिन भैंस मर जाती है और ऋण नहीं चुका पाता, तो उसका जो टूटा फूटा जो भी घर है, बैंक उसके घर को नीलाम कर देता है। ये कहानी हमको एक बड़े परिदृश्य से परिचित कराती है कि एक तरफ ऐसे लोग हैं जो हजारों करोड़ रुपया बैंक से लोन लेकर के हजम कर जाते हैं और उनका कुछ नहीं होता, और एक तरफ दलित व्यक्ति जो कुछ हजार रुपये, केवल कुछ हजार रुपये बैंक से ऋण लेता है और उसके बदले में बैंक उसके घर को नीलाम कर देता है।
साहित्य से जुड़े हुए मित्र लोग जानते होंगे, फणीश्वरनाथ रेणु ने भी एक बार बैंक से ऋण लिया था और वो नहीं चुका पाए थे, मृत्यु उनकी हो गई थी। तो बाद में ये हुआ था कि बैंक ने नोटिस भेजा था कि उनके घर को नीलाम किया जाएगा, लेकिन वो शायद राज्य सरकार ने, कुछ लोगों ने हस्तक्षेप किया, राज्य सरकार से कहा कि इसका ऋण को या तो सरकार दे या माफ़ किया जाए, उनके घर को बेच देने से बचाया गया था। मुझे एक और याद आ रहा है कि ये सन 80 के आसपास की बात है। एक कथाकार हुआ करते थे मणिमधुकर, उनका एक बड़ा उपन्यास बहुत चर्चित रहा था उस दौर में, मेरी स्त्रियाँ, जो सारिका में पूरा का पूरा उपन्यास छपा था। तो वो भी, उन्होंने भी एक बार लोन लिया था, शायद 25,000 रुपया उन्होंने लोन लिया था और लोन चुकाने की स्थिति उनकी नहीं रही थी, उनके साथ में भी थोड़े से इस तरह बहुत आई थे। तो ये जो कमज़ोर वर्ग होता है, विशेष रूप से दलितों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, तो ये कहानी बताती है कि जहाँ जो कमज़ोर लोग हैं, दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जो छोटा छोटा लोन ले रहा है, उसके बदले बैंक उनके घर खेत नीलाम कर देता है, कब्जा कर लेता है, और जो करोड़ों लाख हजारों लाखों करोड़ रुपए का लोन जो बैंकों से ले जाते हैं, और वो सारा का सारा उनका कुछ नहीं होता, वो सब हजम कर जाते हैं। ये व्यवस्था हमारे देश की व्यवस्था पर, हमारे यहाँ की व्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर, हमारे यहाँ की अर्थनीति पर ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत व्यंग भी है और सवाल भी है ये कहानियाँ। उसी दौर की 20वीं सदी की दौर की एक और महत्वपूर्ण कहानी है आवाज़ें। ये मोहनदास नेमिसराय की कहानी है। इस कहानी में प्रतिकार का स्वर है कि गांव में जो सफाई कर्म करने वाले लोग, वो बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश में वो ये निर्णय लेते हैं कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, अब हम किसी का मैला नहीं उठाएंगे, हम किसी के मरे पशुओं को नहीं उठाएंगे, हम गंदा काम नहीं करेंगे। और सामूहिक निर्णय लेते हैं। लेकिन गांव में जब किसी ठाकुर का कोई वो पशु मर जाता है और उसे कहा जाता है उनसे एक से उठाइए, तो सब मना कर देते कि नहीं, अब हमने बंद कर दिया। तो ये बहुत ही नागवार गुजरता है, उन पर कई तरह से दबाव डाला जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमने अब ये छोड़ दिया है, अब हम ये काम नहीं करेंगे, हम सम्मानजनक जिंदगी जिएंगे। ये तो उनके जो कि स्वभाव जो आमतौर पर होता है, उनका उत्पीड़न करना, उन पर कई अलग अलग झूठे केस डलवा करके उनको किसी को जेल में पहुंचवाना, किसी को कुछ करना, किसी को डकैती के 25-30 को कह रहे हैं कि उसमें ये कहानी बता रही है कि इसमें कि 2-4 दिन लगातार धरपकड़ हुई, कहानी कह रही है। मेहतरों की बस्ती के 20-30 को डकैती के केस में पुलिस ने बंद कर दिया, 2-4 लोगों के पास से हथियार बरामद करा दिए, 1-2 जगह मुठभेड़ भी दर्ज हो गई। यानी कि ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये डकैत हैं, ऐसा करके उनको ये सब कुछ लोगों को मार दिया मुठभेड़ में, कुछ को बाकी को पुलिस में ले जाके उनको जेल में भिजवा दिया कि दबाव बनाना तुम ये काम करो। लेकिन इससे भी वो नहीं चुके मेहतर लोग। और तो फिर क्या उसमें हुआ क्या, उनका कुछ सहयोग किया, कुछ शहर के प्रतिष्ठित वकील, बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, कुछ दलित नेता उनके पक्ष में आए, और एक थाने का इंस्पेक्टर दरोगा वो उनके पक्ष में आया क्योंकि दलित था। तो उसने उनका केस दर्ज किया उनके विरोध का, और दर्ज करके तब उनको जब लगा कि भाई हाँ अब ये नहीं झुकेंगे, और उन्हें लगा हाँ हमको भी एक नैतिक बल उन्हें मिल जाता है, तो होता है फिर उनकी पूरी बस्ती को एक रात को आग के हवाले कर दिया जाता है और लोगों को जिंदा ही उसमें जलाया जाता है। ये जो चीज़ है, तो जो आवाज़ आती हैं, वो आवाज़ें जो चीख आती हैं, वो चीख वो प्रतिकार की चीख है, वो शोषण के दमन की चीख नहीं है, वो प्रतिकार की भी चीख है। वो झुकते नहीं हैं, लेकिन झुकाने के लिए इस हद तक, इस नृशंसता तक, इस क्या कहेंगे इसको, इस बेरहमी की हद तक पहुंचा जाता है
कि केवल दलितों को उस स्थिति में धकेलने के लिए कि तुम ये जो ये मीनियल वर्क है, जो ये इस तरह के काम ये छोटे काम, घटिया काम है, हमारे सफाई करने के, पशु उठाने के, ये करने के, ये तुम्हें ही करने होंगे, ये जबरन कराए जाते हैं। ये आज भी व्यवस्था है। ये कहानी ये एक बहुत बड़ा सवाल ये उठाती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि 20वीं सदी की जो दलित जो कहानियों में, हिंदी कहानी में जो दलित है, वो बाद में आकर के वो अपने आप को बड़ा अच्छे सशक्त ढंग से उस शोषण का प्रतिकार, और ये प्रतिकार विभिन्न रूपों में, जैसे कि मैंने कहा कि वो दिखाई देता जाता है। तो इसमें एक कहानी उस दौर की हम देखते हैं। देखिए, मैं ये अलग अलग तरह के चित्रों की कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि विभिन्न आयाम इस कथा साहित्य के खुल रहे हैं। ये भगीरथ मेघवाल की कहानी है और इसका शीर्षक है सूरज की चिंता। है क्या, सूरज एक दलित युवक है और गांव के जो ठाकुर है उनकी लड़की के साथ उसका प्यार हो जाता है, और प्यार होकर के वो चले जाते हैं गांव छोड़ करके बाहर, अपने साथ रहने लगते हैं। ये ठाकुरों को तो बहुत ही बड़ा नागवार गुजरने लगता है, क्या किया जाए। तो वो ढूंढ उनकी होती है, और वो जहाँ वो बिल्कुल पति पत्नी के रूप में कहीं बाहर रह रहे, उनका पता लग जाता है कि वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ पे ठाकुर का बेटा जाता है, लड़की का भाई, और वो कहता कि नहीं, अब आप लोग गांव चलो, और ठाकुर साहब ने आपको माफ़ कर दिया है। वो तो उन्हें लगता है, अच्छा लगता है कि वही हो सकता है ठाकुर साहब ने माफ़ कर दिया होगा। लेकिन जैसे ही गांव में पहुंचते हैं, तो गांव में पहुंचते ही सूरज की गांव के सामने ही निर्मम हत्या कर दिया कि जिंदा जला के मार दिया जाता है सूरज को। ये आज भी होता है कि यदि दलित युवक गैर दलित युवती के साथ प्यार करता है, या तो वो दलित युवक को मारा जाता है और या उस युवती को मारा जाता है। इस ऑनर किलिंग के नाम पर हम जानते हैं ऑनर किलिंग खूब हो रहा है, कि अपने सम्मान की रक्षा, कि ये सम्मान है कि हमारी बेटी इससे प्यार नहीं करेगी, और यदि प्यार करेगी कम से कम इस निम्न जाति का व्यक्ति से नहीं करेगी, उसके साथ ये नहीं करेगी, ये हमारा सम्मान खत्म हो जाता है, इसने अपना मान मिट्टी में मिला दिया। ऑनर किलिंग होता है। और ये कितनी बड़ी पाखंड और विडंबना की बात है कि ये उस समाज में होता है जो समाज राधा कृष्ण के प्रेम को में एकदम अभिभूत रहता है और उसको इतना श्रद्धा से देखता है, जबकि कृष्ण और राधा भी प्रेम करते हैं, उन्होंने भी प्रेम किया, उनकी उम्र में भी अंतर था, और लेकिन उनके प्रेम को हम लोग बिल्कुल दैवीय मान करके और उसके प्रति अभिभूत होकर के उसे हम स्वीकार करते हैं। देखो, लेकिन जब हमारे ही बच्चे प्रेम करते हैं तो उसे हम स्वीकार नहीं करते। ये इतना बड़ा अंतर हो, इतना बड़ा पाखंड। प्रेम तो एक ही होता है। प्रेम यदि मूल्य है, यदि कृष्ण और राधा का प्रेम यदि एक मूल्य है, तो वही प्रेम किसी भी युवक युवती का प्रेम जो है वो भी उतना ही बड़ा मूल्य है। ये पाखंड नहीं हो सकता कि हम राधा कृष्ण के प्रेम को तो हम स्वीकार करें, उनके साथ साथ उसे बड़े और अपने जो बच्चे करें उनको हम ऑनर किलिंग करें, या उनके युवकों को हम फांसी पेड़ पर लटका के मार दें, या उनको हत्या कर दें, या उनको जिंदा जला के मार दिया जाए। तो ये कहानी इस बड़े सवाल को उभारती है कि प्रेम एक स्वाभाविक चीज़ है मनुष्य के बीच में, और जहाँ मानवीय समानता है तो समानता में वो बहुत स्वाभाविक है, और एक जब समाज का बनना, प्रेम का होना, और प्रेम जब प्रेम होता है तो प्रेम करने वाले युवक युवतियों के बीच में वो बहुत सारा कुछ वो बहुत सारी कुरीतियों को, समाज की व्यवस्थाओं को वो तोड़ते हैं, बहुत सारे बंधनों को तोड़ते हैं, वो जाति के बंधनों को तोड़ते हैं, संप्रदायों के बंधनों को तोड़ते हैं, दहेज के बंधनों को तोड़ते हैं, पर्दा प्रथा को वो तोड़ते हैं, और बहुत सारी जो कुरीतियाँ और पिछड़ेपन की निशानियाँ उनको छोड़ते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वो एक नए समाज का, समतामूलक समाज का निर्माण करते हैं। तो ये कहानी इस तरह की, इसी तरह की एक कहानी जयप्रकाश कर देती है, वो कहानी 9 बार। ये कहानी भी इसी पाखंड को लेकर के है
कि अखबारों में जो मैट्रिमोनियल्स के जो वैवाहिक विज्ञापन आते हैं, और तो उसमें जो आप देखते हैं कि अधिकांश विज्ञापन लगभग 95 से 98% तक विज्ञापन जाति आधारित होते हैं। केवल 1%, 2% विज्ञापन या वो 3% हो जाएंगे, उतने ही होते हैं जिनमें आता है कि 9 बार या कास्ट 9 बार, जिसमें आता है जाति बंधन नहीं या कोई बंधन नहीं। लेकिन और ये सबसे बड़ी जो विचार का विषय है और विडंबना का विषय भी है, वो ये कि ये जो वैवाहिक विज्ञापन आ रहे हैं मैट्रिमोनियल, ये शिक्षित समाजों के आ रहे हैं। और सारे विज्ञापन आप पढ़िएगा, उसमें बड़े बड़े, चाहे कोई अफसर हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, ऑफिसर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिशियन, सब विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, उनके बच्चे, उनके वैवाहिक हैं, वर वधू के हैं। तो वो सब शिक्षित लोग हैं, संपन्न लोग हैं, मध्य वर्ग है, उच्च मध्य वर्ग है, या उससे भी बड़ा एक उच्च वर्ग है। ये उनके पे निम्न वर्गों के नहीं है। निम्न वर्गों के, कमजोर वर्गों के, तो वो तो अपने एक दूसरे के यहाँ मिलजुल करके एक दूसरे के माध्यम से अपने बच्चों का रिश्ता कर लेते हैं। वो वैवाहिक विज्ञापनों के ऊपर भरोसे नहीं रहते ज़्यादा, क्योंकि उनका अलग तरह का जीवन है। तो ये जो हमारे यहाँ धारणा है कि समाज जैसे शिक्षित होता चला जाएगा, उस शिक्षित होने के साथ साथ में ये जाति प्रथा, छुआछूत, ये सब खत्म हो जाएगी, खत्म हो रही है। बहुत से लोग इस बात पे बड़े कहते हुए आघाते नहीं है बड़ा कि नहीं, अब तो समाज में सब बराबरी आ गई है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब अब तक कोई किसी को कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं मानता है, कहीं कोई चीज़ नहीं है। और अब तो सब ये केवल जो लोग कहते हैं ज़बरदस्ती की बात कहते रहते हैं, कहीं कोई इस तरह का भेदभाव नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं और कुछ दलितों पर आरोप लगाते हैं कि ये ज़बरदस्ती जाति की बात करते हैं, और जाति जैसी चीज़ तो कहीं है ही नहीं। अब तो जाति का भेदभाव कहीं नहीं है, कोई छुआछूत नहीं, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन ये उन लोगों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा, ये वैवाहिक विज्ञापन है, खुद उन्हीं के मुंह पर है, उन्हीं के विज्ञापन है। फिर ये क्या है? यदि जाति खत्म हो रही है तो जाति के विज्ञापन क्यों है? तो ऐसा ही एक विज्ञापन जो जिसमें 9 बार लिखा होता है, एक दलित युवक, एक किसी उच्च वर्ण की, एक ब्राह्मण परिवार की लड़की को, और उसको विज्ञापन के संदर्भ में उनके साथ संपर्क करता है, और उन्हें लड़का पसंद आ जाता है कि भी अधिकारी है, सब कुछ है, बहुत अच्छा लड़का है, और सारी बातें उन्हें अच्छी लगने लगती है। लड़का लड़की मिलते भी हैं, जो ऐसा होता है पहले वो 1-2 बार लोग मिलकर एक दूसरे को जानना समझना, वो सब उतना, और उन्हें लड़की भी उनको फीडबैक देती है कि लड़का बहुत अच्छा है, सारा कुछ है। अंत में वो जब होता है कि लड़के को अपने घर बुलाते हैं, बातचीत करते हैं कि अब प्रोसेस आगे बढ़े, तो उन्हें बातचीत से लगता है कि अरे लड़का तो कुछ हमें कुछ मतलब वो उच्च वर्ण का नहीं लगता, कुछ पिछड़ा लगता है। और फिर लड़की से पूछते हैं लड़की का पिता कि भाई इस लड़की की जाति क्या है? तो वो कहती जाति मैंने नहीं पूछी। कि क्यों? कि क्योंकि हमने तो 9 बार लिखा था विज्ञापन में, हम तो जाति पाति को मानते नहीं। और लड़की का पिता खुद लड़के को बताता भी है शुरू में कि देखो हम तो जात पात को नहीं मानते, मैं अलग हूँ, मेरी पत्नी दूसरी जाति की है, हमारी एक बेटी की बड़ी की शादी की वो दूसरी जाति में की, और हमारा जो हमारे घर में बहू आई है वो दूसरी जाति की है। वो जब बताते हैं हमारे सब इंटरकास्ट मैरिज होती हैं, हमारी जाति हम तो कोई इन चीज़ों को मानते ही नहीं है। तो लड़का बहुत प्रभावित होता है कि या तो कितना अच्छा परिवार मिल रहा, जा नहीं मानता। लेकिन वही पिता लड़की से पूछता है कि जाति क्या है? वो नहीं कहती कि नहीं मैंने नहीं पूछी इस तरह की, कि हम मानते नहीं है, 9 बार हमारे लिखा। तो वो कहता है कि 9 बार तो ठीक है, हमने नहीं लिखा, हम जाति को नहीं मानते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं किसी चमार चिवड़े के साथ। यानी कि यदि किसी गैर दलित के साथ में, अन्य किसी के साथ में, किसी वैश्य के साथ में, क्षत्रिय के साथ में, किसी के साथ विवाह हो जाए तो उन्हें स्वीकार है, वो 9 बार वहाँ तक ठीक है। लेकिन यदि किसी दलित के साथ होता है तो वहाँ 9 बार स्वीकार नहीं है। किसी चमार चिवड़े के साथ कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा पाखंड इस समाज में है। ये इस कहानी में, ये इस कहानी के माध्यम से ये उस पाखंड को दर्शाने की कोशिश की गई। तो ऐसी बहुत तरह की कहानियाँ उस दौर में आई हैं। जैसे एक कहानियाँ, एक बिल्कुल एक अलग विषय है कि विशेष रूप से दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियाँ की प्रथा रही है।
देवदास। और देवदासियाँ कौन होती थी? वो बिल्कुल दलित परिवारों की छोटी छोटी 8-8, 10-10 साल की लड़कियों को ला करके और वो उनको कि तुम देवदासी हो, और बड़े उत्सव के साथ धूमधाम के साथ में कि भाई तुम्हारी ईश्वर के देवता के साथ में इसके साथ तुम्हारा विवाह हो गया, बस तुम देवता की पत्नी हो गई और बस मंदिर की तुम अब सेवा करोगे। तो मंदिर की क्या सेवा करती कि जो मंदिर के जो पुजारी होते थे वो सब उनके उसका यौन उत्पीड़न करते थे, और फिर उनसे जो बच्चे हो जाते थे उनको कोई पिता का नाम नहीं होता था, वो सब वारिस इस तरह की चीज़ें होती थी। और फिर उनकी पूरी ज़िंदगी जैसे वो थोड़ी सी बड़ी होती थी उनका मन भर जाता था, फिर नई लड़कियां आ जाती थी तो वो फिर अपनी गुमनामी की ज़िंदगी शोषण का उनका नाम वहाँ बदल जाता था। और कई कहानियों में कई घटनाओं में चीज़ें सामने आई कि वहाँ पे जो लड़की का घर परिवार का नाम होता है, जैसे ही मंदिर में आती हैं और वो देवदासी बनती है उनका नाम दूसरा हो जाता है, और परिवार के लोग ढूंढना भी चाहते हैं तो लड़की नहीं मिलती क्योंकि उसका नाम बदल चुका, उस नाम का कोई जानता ही नहीं उसका नाम क्या है, उसका दूसरा बदल हो जाता है। तो प्रेम कपाड़िया की एक कहानी आई थी इसी पर, हरिजन। तो ये देवदासियों के जीवन पर इस तरह की इसी प्रश्न को संवेदना को लेकर के, हालांकि ये प्रथा धीरे धीरे खत्म हो गई है, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में आज भी देवदासी की प्रथा है। और इसमें ये एक तरह का, मैं समझता हूँ इससे बड़ी अमानवीयता नहीं हो सकती कि 8-8, 10-10 साल की एक अबोध बालिकाओं को ला करके और बहका करके कि गरीब हैं उनको ला करके और फिर धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर उनका इस तरह का शोषण किया जाए, यौन शोषण किया जाए, उनकी ज़िंदगी तबाह की जाए, ये और इसके खिलाफ कहीं कोई आवाज़ नहीं उठी, ये कोई प्रतिकार उनका उस रूप में कहीं नहीं हुआ। तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि कहानियाँ और भी हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती नहीं हैं, लेकिन चूँकि समय की सीमा है और इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तार से हम चर्चा कर नहीं सकते। मैं केवल संक्षेप में यही कहूँगा कि 20वीं सदी के हिंदी कथा साहित्य में जो प्रारंभिक कहानियों में जो दलित पात्र खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे थे, शोषण को स्वीकार कर रहे थे और बिल्कुल दबे कुचले रहते थे, धीरे धीरे स्वाधीनता के बाद जिस तरह से जब उनको शिक्षा का अधिकार मिलता है वो साक्षर होने लगते हैं, शिक्षित होने लगते हैं, शिक्षा के साथ साथ वो जागरूक होने लगते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर होने लगती है, वो नौकरियां पाने लगते हैं, समाज के साथ मिलने लगते हैं, दूसरे लोगों को देख करके उनके जैसा आगे बढ़ने का रहना सहना खाना पीना वो शुरू करने लगते हैं, उनके अंदर स्वाभिमान की चेतना धीरे धीरे विकसित होने लगती है और वो वहाँ से वो चेतना गाँवों तक जाती है, नीचे तक जाती है, तो वो चेतना फिर वो प्रतिकार का स्वर होने लगता है और वो शोषण का प्रतिकार करने लगते हैं। उनके अंदर ये भावना आने लगती है कि हम भी मनुष्य हैं और हमको भी दूसरे मनुष्यों की तरह जीने का उसी तरह हक है, सम्मानपूर्वक, जैसे दूसरे लोग सम्मान के साथ जीते हैं, दूसरे लोग जिस तरह स्वाभिमान के साथ जीते हैं, दूसरे लोग जिस तरह से संपन्नता का जीवन जीते हैं, उसी तरह का जीवन जीने का हमको भी हक है, हमको भी, हम बराबर के मनुष्य, हमको समानता का अधिकार है। और वो संविधान को चूँकि के बारे में जानने लगते हैं और वो संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उनको भी जानने लगते हैं और वो उनको कानून का संरक्षण भी नगरों में मिलने लगता है। इसलिए वो गाँवों से निकल के शहरों में आने लगते हैं और शहरों में आकर के जो लोग आते हैं मजदूरी करने आते हैं या दूसरे काम करने आते हैं और वो भी अब यहाँ के जीवन को देखते हैं और फिर वो जाते हैं, तो वो जो विचार है, जो चेतना है, जो परिवर्तन की समाज में वो होने लगती है। तो ये पूरी जो कथा जो 20वीं सदी की यात्रा कहानियों का जो स्वर है वो एक बिल्कुल एक शोषण के प्रतिकार का स्वर में ये बदल जाता है। मैं समझता हूँ कि मेरा समय हो गया है, जितनी बात मुझे करनी चाहिए थी आप लोगों ने बहुत ध्यान के साथ, धैर्य के साथ मुझे सुना, ये अवसर दिया। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।